आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, अब ध्यान सुनो। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कैथोड रेस? कैथोड रेस के बारे में हमें क्या बतानी है? स्टेटमेंट बतानी जो कि क्या हो, नॉट करेक्ट। इस वर्ड को जरूर हाईलाइट कर लेना, नॉट करेक्ट। ठीक है, पहले मैं तुम्हें बताता हूं थोड़ा कैथोड रेस के बारे में। अब ध्यान से सुनो। कैथोड रेस क्या होती है? कैथोड रेस ध्यान से सुनो। कैथोड रेस एक इलेक्ट्रॉन की बीम है। क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? बीम। बीम मतलब कुछ नहीं है, बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव विद वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है, दो तीन पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, कैथोड रेस क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि किससे मूव कर रहे हैं? बहुत हाई वेलोसिटी से। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनो। जो ये इलेक्ट्रॉन की बीम है ये हमारी निकलती कहां से? आखिर देखो, जो ये इलेक्ट्रॉन की बीम है जिसे हम क्या कहते हैं? कैथोड रेस। कैथोड रेस ये एमिट कहां से होगी? ये एमिट मतलब निकलेगी कहां से? एमिट फ्रॉम कैथोड प्लेट। कहां से निकलेगी? कैथोड प्लेट से। ठीक है, कहां से निकली? कैथोड प्लेट। अब ध्यान से देखो, ये क्या होगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्या होगी? कैथोड प्लेट हमारी क्या होती है? नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, आपने पढ़ा भी होगा, एक हमारी क्या होती है? एक इसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलेंगे इसे हम? डिस्चार्ज ट्यूब। क्या बोलेंगे? अब हम इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या डालते हैं? कुछ गैस डालते हैं। क्या डालते हैं? गैसेस के पार्टिकल्स डालते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये जो हम गैसियस पार्टिकल डालते हैं, अब यहां पे प्लेट क्या होगी? एक कैथोड। क्या होगी? कैथोड की प्लेट, जो कि क्या होगी? नेगेटिव। यहां से क्या निकलेगा? यहां से हमारी इलेक्ट्रॉन्स की बीम निकलेगी। क्या निकलेगी? इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, अब देखो, ये क्लियर है? कैथोड रेस क्या होती है? ठीक है, अब पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कैथोड रेस ओरिजिनेट फ्रॉम दी कैथोड। क्या मैंने अभी बताया पॉइंट? ठीक है, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं, बिल्कुल। ये क्या है? करेक्ट। तो क्या आंसर है हमारा? नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट। क्या पूछा गया है? नॉट करेक्ट। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। तो हमारा आंसर तो ये होने वाला है नहीं। अब ध्यान से देखो, दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग कैथोड रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब ध्यान से देखो, इस चीज को मैं समझाता हूं। ये कह रहा है जो चार्ज और मास है किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, डिपेंड करेगा किस पे? नेचर ऑफ गैस? नहीं। अब ध्यान से देखो, इन एक स्टेटमेंट एक वर्ड यूज करा हुआ कैथोड रेस। मैंने बताया कैथोड रेस कुछ भी नहीं है, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हाई वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसने बोला है क्या वो चीज डिपेंड करेगी गैस के नेचर पे? अब नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो क्या है? चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेचर पे डिपेंड करेगा गैस? नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास तो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? ऑलवेज कांस्टेंट। क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट सही है गलत है? इसने बोला डिपेंड करती है, मैंने बोला डिपेंड नहीं करती। क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर भी सी और डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल प्रेजेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कैथोड। ठीक है, अब स्टेटमेंट क्या कह रही है? अब इसने बोला मटेरियल ऑफ कैथोड। मैंने बताया ये प्लेट होती है, किस ये इसको हम क्या कहते हैं? कैथोड। ये किसी ना किसी मटेरियल से बनी होती है। तो जो ये कैथोड है, जो ये कैथोड है, ये अलग अलग मटेरियल की बनी होती है। तो क्या इसके मटेरियल पे जो चार्ज और मास है किसी भी पार्टिकल का डिपेंड करेगा? हाँ, पार्टिकल कौन सी बात हो रही है भाई? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो क्या डिपेंड करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल। मैंने बताया तो चार्ज और मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करेगी, ना नेचर पे गैस के, ना ही किसी मटेरियल पे कैथोड के। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेटमेंट सही है गलत है? इसने साफ साफ बोला डज नॉट, तो ये डिपेंड नहीं करेगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, डिपेंड नहीं करती।
अब डी स्टेटमेंट, द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनोड रेज। अब ये क्या है, एनोड रेज। हमारे पास एक नई टर्म आई, क्या, एनोड रेज। अब इसे देखते हैं क्या है एनोड रेज। ध्यान से देखो, मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था यहां पर क्या डाली जाती है डिस्चार्ज ट्यूब में, गैस इंसर्ट करी जाती है। क्या करी जाती है, गैस डाली जाती है। जब यहां से कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड में आते हैं, जब यहां से क्या इलेक्ट्रॉन्स कैथोड रेज के बहुत हाई वेलोसिटी से आएंगे, तो यहां पर कुछ क्या होंगे, गैसेस के पार्टिकल्स होंगे। क्या होंगे, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यानी तो एटम होंगे। ध्यान से देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन किससे कोलाइड करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे किससे, इस गैसियस एटम से। किससे करेंगे, गैसियस एटम से। जब ये गैसियस एटम से कोलाइड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस कोलिजन में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस गैस पार्टिकल का, इस गैस पार्टिकल का एक इलेक्ट्रॉन इसके एटम से अलग हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्या अब हमारे पास इस डिस्चार्ज ट्यूब में क्या आ गई, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वाली हमारे पास क्या है, कैथोड रेज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी ये क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम क्या कहेंगे, एनोड। क्या कहेंगे, इस पॉजिटिव को कहेंगे हम एनोड रेज। क्या कहेंगे, एनोड रेज। तो ये क्या होगी, हमारी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की है, और ये क्या है, हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की है। तो ये बोला रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास। अब देखो चार्ज अपॉन मास क्या होता है, चार्ज बाय मास हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो Q बाय M। इसे हम एक चीज से और जानते हैं, स्पेसिफिक। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं हमसे। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज अपॉन मास का रेशियो। अब ध्यान दो, ये पार्टिकल किसकी बात कर रहा है भाई, दोबारा बता रहा हूं, पार्टिकल की बात कर, देखो दोबारा देखो, रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास Q बाय M ऑफ द पार्टिकल, मतलब किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की। क्या ज्यादा होगा एनोड रेज से, मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट ठीक है। कैसे, आप ध्यान से देखो, एनोड रेज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अभी किससे बना है, ये किससे बना है, किसी गैस के एटम से। किसी गैस के एटम से। भाई किसी भी गैस का एटम, किसी भी गैस के एटम का मास किसी इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एनोड रेज की बात करूं तो चार्ज और मास, मास क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा। क्या होगा, मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगर Q बाय M में हम मास को बढ़ा दे तो ओवरऑल ये क्या चीज हो गई, ओवरऑल रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज। तो क्या है, ठीक कह रहा है, जो पार्टिकल का जो रेशियो है वो ज्यादा है और एनोड का कम है, इसका मतलब ये है। तो बिल्कुल ठीक है, हमें पता लग गया एनोड का कम है। क्यों कम है भाई, यहां पर गैसेस थी, गैसेस अलग अलग तरह की, किसी गैस का वेट ज्यादा, किसी गैस के एटम का वेट कम। अब गैस के एटम का वेट कम ज्यादा होने की वजह से तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मास के कंपेयर करें तो मास यहां पे क्या होगा, किस गैस का ज्यादा होगा, तो ओवरऑल रेशियो कम हो गया। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 52, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इज। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। स्पेसिफिक चार्ज मैंने अभी तुम्हें बताया था, क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज, अभी मैंने तुम्हें बताया था। देखो स्पेसिफिक चार्ज क्या बताया था मैंने, ध्यान से देखो, Q बाय M। क्या बताया, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब है चार्ज अपॉन मास का रेशियो। ध्यान से देखो, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, Q बाय M। अब देखो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है। प्रोटॉन का मास कितना मान लिया मैंने, प्रोटॉन का मास मान लिया मैंने M, चार्ज कितना मान लिया Q। रेशियो की बात कर रहा है, किसकी, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, प्रोटॉन का मास Q, प्रोटॉन का मास M है और चार्ज क्या है Q। तो Q बाय M होता है, तो Q ऊपर और M नीचे। अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। अब देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है किसका, हीलियम का न्यूक्लियस। क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस। अब हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होंगे, हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होंगे, एटॉमिक वेट क्या होता है हीलियम का, एटॉमिक वेट क्या होता है, ध्यान से देखो, एटॉमिक वेट क्या होगा 4 टाइम्स होगा, और चार्ज क्या होगा 2 टाइम्स। चार्ज क्या होगा 2 टाइम्स, और मास क्या होगा 4 टाइम्स ज्यादा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। तो 2 क्या होंगे उसके पास, प्रोटॉन, और 2 ही क्या होंगे उसके पास, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की वजह से वेट क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, और चार्ज क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। इसे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, या फिर 2:1 कह सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आ गया ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता रहता है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C14 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? C14 की बात कर रहा है। अब ध्यान से देखना C14। अब इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है मैं बताता हूं, ठीक है। अब देखो इसका हमें ये समझ नहीं आता ये क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करें। कभी भी देखना, अगर मैं बात करूं एक मोल, क्या किसकी बात करूं? एक मोल की। एक मोल का मतलब क्या है? एक मोल का मतलब ध्यान से देखना, एक मोल एक नंबर है, क्या है? नंबर है। एक मोल का मतलब क्या है? एक नंबर। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। भाई ये नंबर है, क्या है? ये नंबर है। इतने मैं बात करूं एक मोल, क्या बात करूं? एक मोल। एक मोल का मतलब इतनी संख्या है चीज की, क्या है? इतनी। अब मैं बोलूं एक मोल एटम, एक मोल मतलब अगर मैं बोलूं कार्बन के जैसे एक मोल कार्बन है, तो इसका मतलब एक मोल एटम भी हो सकते हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, एक मोल मोलिक्यूल, ठीक है, मोलिक्यूल्स भी हो सकता है, कुछ भी क्या हो सकता है? एक मोल हो सकता है। एक मोल एक क्वांटिटी है, क्या है? क्वांटिटी। अब यहां पे बात क्या कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या बताने हैं? न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं कार्बन के एक मोल में कितने एटम्स होंगे, तो मैं बात करूं एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। क्या मैंने ठीक कह दिया? ठीक है। एक मोल में कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। अब ध्यान से देखना, एक मोल है। अब एक मोल का वेट बता सकते हो तुम मुझे? एक मोल का वेट, एक मोल का वेट, एक मोल का वेट अगर यहाँ पे 12 दिया होता तो हम 12 लेते, जो भी इसका मास नंबर है वो लेंगे। अगर मैं बात करूं वेट ऑफ, किसकी बात करूं? वेट ऑफ 1 मोल कार्बन, किसकी बात करूं? वेट ऑफ 1 मोल कार्बन, तो मैं क्या कह सकता हूं? वेट ऑफ 1 मोल कार्बन, भाई कितना है? 14 ग्राम। कितना है? 40। एक मोल का वजन कितना है? इतना। और कितना ग्राम है? 14 ग्राम। और 14 ग्राम में कितने एटम है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो मैं इसे 6 मान लेता हूं, ठीक है। तो मुझे पता चल गया 14 ग्राम में, 14 ग्राम में मेरे कितने एटम है? 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम है। अब क्या आप बता सकते हो मुझे कार्बन 14 में मुझे मेरे पास न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, बता सकते हो? ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर 6 होगा। अब यहां से यहां पे क्या होगा? यहां पे मेरे पास प्रोटॉन होंगे और मेरे पास न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन की संख्या कभी भी जाननी हो तो उसका एटॉमिक नंबर ही होता है। प्रोटॉन कितने हैं? 6। न्यूट्रॉन कितने आ गए? 8। ठीक है। 14 ग्राम में 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम है। अगर लेकिन बट मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? न्यूट्रॉन। तो 14 ग्राम में मैं बात करूं तो 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू में 8। ठीक है। अब देखो ये कैसे आया, पहले मैं बताता हूं तुम्हें। हर एटम में कितने न्यूट्रॉन है? एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है? एक एटम में तुम्हारे 8 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं? एटम कौन सा है? कार्बन का। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है? एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है? 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो मुझे टोटल न्यूट्रॉन कैसे? अब एक में 8 न्यूट्रॉन है तो इतने एटम में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 8 से मल्टीप्लाई करनी है। 6 इंटू 8 इंटू 23 न्यूट्रॉन। अब एक में कितने न्यूट्रॉन है? 8 न्यूट्रॉन है, तो 6 इंटू 10 की पावर 23 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? 6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 23 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखो, बट मुझे किसमें बताना है? 7 मिलीग्राम में बताना है। अब देखो, जब कभी अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड का यूज कर रहे हैं, किसका? यूनिटरी मेथड का। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ 1 ग्राम में कितने होगा? 1 ग्राम में 6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 23 न्यूट्रॉन है, डिवाइड बाय 14। अब ध्यान से देखना मैं कैसे अप्रोच करता हूँ क्वेश्चन को। 1 ग्राम की मुझे पता लग गया, ठीक है। बट अगर मैं 7, अभी मिलीग्राम में नहीं, पहले मैं तुम्हें ग्राम में बताता हूँ। मुझे किस में बताना? 7 मिलीग्राम में। यूनिट तो मैं लास्ट में भी चेंज कर सकता हूँ ना, पहले मैं ग्राम में निकाल लेता हूँ। मैं 7 ग्राम में निकाल लेता हूँ। 7 ग्राम में कितने न्यूट्रॉन है? 6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 14। मैं यहाँ पे दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे पता लग गया 7 ग्राम में मेरे कितने न्यूट्रॉन है? 7 ग्राम में मेरे न्यूट्रॉन आ गए 24 इंटू 10 की पावर 23। अब यहां से ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना, दोनों तरफ 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो।
भाई एक ग्राम को तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, 1 मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, 1 मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। जब भी हम बड़ी यूनिट से किस में जा रहे हो, छोटी यूनिट में, या फिर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में आते हैं, यही तो होता है। अब ध्यान से देखना, अब 1 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है हमें, मिलीग्राम में। अब ये यूनिट क्या है हमारी, बड़ी, और ये यूनिट क्या है, छोटी। ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम हो गए, 1 ग्राम में कितने मिली, 1 ग्राम में 1000, कितने, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, कितने हैं, 1000 मिलीग्राम। अब ध्यान से देखना, तो इसमें 7 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, ध्यान से देखना। अब यहां पे मैं देखो, अब मैं ऐसे कर सकता हूं, 10⁻³ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, 24 इंटू 10⁻23 इंटू में 10⁻³ अभी पता लगेगा मुझे किस में लाना है, मिलीग्राम में। तो देखो 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000, तो किस में आ गई मेरी टर्म, मिलीग्राम। जब भी मुझे मिलीग्राम में कोई चीज हो 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये चीज कन्वर्ट हो गई 7 में, ठीक है। जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करोगे वो चीज तुम्हारी आ जाएगी, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब 10⁻³ को हटा के 7 मिलीग्राम, यहाँ पे देखो क्या आ गया, कैलकुलेट करोगे 24 इंटू 10⁻20, और ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 2.4 इंटू 10⁻21, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है, क्योंकि 7 इंटू 10⁻³ को मैं क्या ले सकता हूँ, 7 मिलीग्राम, अगर 1 ग्राम में तो, ठीक है, ठीक, मैंने बता दिया, ठीक है। जब भी देखो एक चीज और सुन लो, बड़ी यूनिट को छोटी में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर छोटी यूनिट को हम बड़ी में मल्टीप्लाई, अगर कोई छोटी यूनिट है, ठीक है, उसको हम बड़ी यूनिट बना रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे, और बड़ी यूनिट को छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमेशा क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ये तो बहुत बेसिक सी चीज थी, इसे मैं रब कर देता हूँ, ये तो तुम कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोन, अब तक तुमने पढ़ा होगा आइसोबार, ठीक है, आइसोबार देखा होगा तुमने, ठीक है। और अब ये क्या है, आइसोटोन, क्या है ये, आइसोटोन। अब देखो क्या है, आइसोटोन का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो जर्मेनियम दे रखा है, अब ये क्या है 32, ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, क्या है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हें हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन भी बोलते हैं, ठीक है। आइसोटोन को देख लो, अब क्या है, अब मुझे बताने हैं, इस पे मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा, फिर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखने हैं, जो सेम हो गए वो मेरा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना चाहूं तो कितना हो गया, 44 हो गया, क्या हो गया, 44। अब यहाँ पे चेक करो 44 किस में आ रहा है, देख लेते हैं, कोई रैंडम देख लेते हैं, इसे देखते हैं, नहीं पहला मैच नहीं कर रहा, और सेकंड देखिए, देख लेते हैं, ये मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ठीक है। 77 में से 33 घटाओगे तो क्या आएगा, 44 आएगा, क्या आएगा, 44 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। आइसोटोन का मतलब क्या हो गए, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मैं लिख देता हूँ एक बार, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, सबके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है, ये बताना है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर ढूंढना है जिनके पास इलेक्ट्रॉन सेम हो। अब जाओ, स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम +2, एटॉमिक नंबर बताओ,
एटॉमिक नंबर 21। क्या निकाल दिया हमने? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्या निकाल दिए? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। क्या बचा? क्या बचा? 19। वेनेडियम, ठीक है, एटॉमिक नंबर 23, ठीक है। क्या कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए? 3 निकाल दिए। क्या 20 आया? सेम है? नहीं, हटाओ। अगला देखो, Mn क्या आ गया? मैंगनीज, +3 में, ठीक है। एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा कितना? 25। 3 घटाओ 22, ठीक है। अब Fe को देखते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर, Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कितने घटाने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए ना, कितना बचा? 24 बचा। कितना बचा? 24 बचा। ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब है बराबर इलेक्ट्रॉन देखना है, जिसमें बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखते, Mn+2 दोबारा आ गया, Mn+2। एटॉमिक नंबर अभी बताया था 25, 2 गए तो 23। Fe+3 क्या है एटॉमिक नंबर? 26। 3 घटा दो, कितना आ गया? 23। क्या मैच कर गए? ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर है, बराबर है, ये आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोबारा से वही क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बताने। क्या बताने? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन बराबर हो। क्या हो? इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कार्बन कितने हो गए? अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। ऑक्सीजन 8। N2 में 14। तो देखो 8 और 6 14 आ गया। क्या यही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? बिल्कुल यही आंसर है। बाकी किसी मैच कर लो, एक मैच करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। ऑक्सीजन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन देखना है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने हो गए? 15। कितने हो गए? 15 हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ गया हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक। ऑप्शन, अच्छा अच्छा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब सुनो, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 57। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑर्डर ऑफ। देखो डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, याद रखना है, ठीक है, नोट कर लेने से। अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। ये भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना है, 10 की पावर -15, ठीक है, 10 की पावर -15 डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, पॉइंट को याद रखोगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 हो गया, ठीक है। 59 पे, ठीक है। वेव नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वेव नंबर ऑफ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2 × 10 की पावर -10। देखो क्या दे रखा है, पहले टाइम पीरियड दे रखा है। क्या दे रखा है? टाइम पीरियड कितना? 2 × 10 की पावर -10। क्या दे रखा है? 2 × 10 की पावर -10, ठीक है। अब देखो कैसे करना है इसको। वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता है 1/λ। वेव नंबर किसके बराबर होता है? 1/λ के, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूं तुम्हें। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होती है c/λ। क्या फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का? c/λ। और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है? इनवर्स का रिलेशन होता है। तो मैं फ्रीक्वेंसी का, मेरा यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो मैं फ्रीक्वेंसी की जगह क्या पुट करूंगा यहाँ पे? टाइम पीरियड। तो मैं 1/t लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखो क्या करता हूँ, मैं यहाँ से c को नीचे ले जाता हूँ। c मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, t टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/λ। 1/λ को मैंने बताया किसके बराबर होता है? वेव नंबर के। तो मेरा ये क्या आ गया? रिलेशन आ गया, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो एक बार मैं बताता हूँ। तो क्या आ गया? वेव नंबर किसके बराबर आ गया? 1/c। c की वैल्यू कितनी? 3 × 10 की पावर 8। टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 × 10 की पावर -10, ठीक है। अब इसे कैंसिल करोगे तो ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 6, इसे डिवाइड करोगे तो 16.6 समथिंग ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द एनर्जी ऑफ द फोटोन स्ट्राइकिंग a metal surface is 5.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इतना है, द वर्क फंक्शन, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एनर्जी इज इक्वल टू कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस में वर्क फंक्शन। जो भी एनर्जी हम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान वो किस में जाती है, वो किस में जाती है, या इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने तक, जो जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। उसके बाद जो भी एनर्जी बचती है वो उनकी क्या बढ़ाती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं, बस 2 पॉइंट नोट करने हैं हमें, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी। देखो क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, दे रखी है, ठीक है। अब एनर्जी दे रखी है, टोटल दे रखी है, कितनी है टोटल एनर्जी, 5.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 12 इंटू में 10 की पावर माइनस 20, ठीक है, प्लस में वर्क फंक्शन। अब यहाँ से इसको माइनस कर लोगे, आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, पहले से 10 की पावर माइनस 20 में कन्वर्ट करो, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 10 से मल्टीप्लाई करो, तो आपके सुविधा के अनुसार बता रहा हूँ, 5 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 56 इंटू में 10 की पावर माइनस 20, माइनस करोगे 12 इंटू 10 की पावर माइनस 20 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। इसे माइनस करोगे तो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर इसमें से एक है, कितना आ गया, 4, ठीक है, 4.4 समथिंग आना चाहिए आंसर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट कर लेना। A 100 वॉट बल्ब एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, क्या दे रखी है पॉइंट, जो देखो जहां से कैलकुलेशन होंगे ना तो हाईलाइट कर ले करो, जो वैल्यू दे रखी हो। वॉट मतलब पावर दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, पावर और वेवलेंथ दे रखी है, नंबर ऑफ फोटोन्स पूछ रहा है, एमिटेड बाय बल्ब पर सेकंड, ठीक है, कुछ नहीं है। एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू, क्या होती है, एच न्यू, इसे हम कह सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी को हम लिख सकते हैं, एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, अब देखो पावर में और एनर्जी में क्या रिलेशन है, पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी की जगह मैं कह सकता हूं पावर इनटू में टाइम, एच सी बाय लैम्डा। टाइम कितना दे रखा है, ध्यान से देखना, पर सेकंड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पर सेकंड की बात कर रहा है, तो टाइम में क्या ले लूंगा, 1 सेकंड ले लूंगा, ठीक है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगी, अब बट इनने क्या पूछा है, नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ये एक फोटोन की बात है, एन फोटोन की बात के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगा एन से, तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फोटोन्स। तो मुझे देखो एच सी बाय लैम्डा इंटू में एन, अगर मैं एन की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो कितनी आएगी, एन की वैल्यू कितनी आएगी, पावर इंटू में लैम्डा बटे में एच बाय सी बाय, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पावर की वैल्यू 100, लैम्डा कितना दे रखा है, 400, कितना दे रखा है, 400, नैनोमीटर कन्वर्ट करूंगा 10 की पावर माइनस 9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब h की वैल्यू कितनी होती है, 6.6 समथिंग, कितना, 10 की पावर माइनस 34, ठीक है। c की वैल्यू पता है, 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो कितना आएगा लमसम देख लेते हैं। अब जैसे ये जाएगा, इसे 2 0 से 2 0 गई, यहाँ पे बची 4, ठीक है, पर गया n की वैल्यू लमसम लगभग आएगी आपकी अराउंड 20 आनी चाहिए, जहाँ तक है 20 आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 20 आएगी, ठीक है। तो लगभग 20 आनी चाहिए, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आना चाहिए, लगभग 2.012, 10 की पावर 20, ठीक है। सर ए हो गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल हैव मिनिमम वेवलेंथ, आसान क्वेश्चन है, बताता हूँ तरीका क्या है। आपने एनर्जी लेवल देखे होंगे, इसे बोलेंगे n1, इसे बोलेंगे n2, इसे बोलेंगे n3, इसे बोलेंगे n4, क्या बोलेंगे, n1 n2 n3 और n4 बोलेंगे, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा एनर्जी जो फर्स्ट लेवल की होती है कितनी होती है,
-13.6 जूल, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी, कितनी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। N2 की कितनी होती है, N2 की कितनी होती है, अब ध्यान से देखो, N2 कितनी होती है 10 पॉइंट समथिंग, कितनी होगी 10 पॉइंट समथिंग, और N3 कितनी होगी 3.4 अराउंड, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से माइनस में होगी, कितनी होगी माइनस में होगी। अब ये देखना, अगर मैं N1 से N2 में जा रहा हूं तो डिफरेंस ज्यादा है, फिर N2 से N3 के बीच में डिफरेंस ज्यादा है। अब आप देख रहे होंगे N2 से N3 के बीच में डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कम है, यहाँ पे डिफरेंस कम है। तो जैसे जैसे हम लेवल पर जाते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं, तो हमें किस में एनर्जी में क्या नहीं देखने को मिलता है, गैप ज्यादा। अब देखो, अगर मैं N1 को कंपेयर करूं किससे, N3 से, तो एनर्जी का गैप ज्यादा है किसके कंपेयर में, N1 और N2 के कंपेयर में, ठीक है। अब तो क्या पूछ रहा है, N1 से N2 में जाऊंगा तो गैप एनर्जी डिफरेंस ज्यादा मिलेगा या कम, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा मिलेगा कम, किसके कंपेयर में, N4 और N1। भाई N4 और N1 के कंपेयर में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना, N1 और N2 कंपेयर में। अब मैं एनर्जी से बार बार रिलेट क्यों कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू होती है hc बाय लैम्डा। एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा के। जितना ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस उतनी वेवलेंथ कम, जितना ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस उतनी ही वेवलेंथ कम। तो इन्होंने क्या पूछा, मिनिमम वेवलेंथ बतानी है, मिनिमम वेवलेंथ। जितना ज्यादा एनर्जी में गैप, जितना ज्यादा एनर्जी में गैप उतनी ही वेवलेंथ कम। तो एनर्जी में गैप सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है, N1 N2, N1 N3, N2 N4, N1 N4, N1 N4 में, ठीक है। एनर्जी गैप जहां ज्यादा वहां वेवलेंथ मिनिमम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। What is the lowest energy of the spectral line emitted by the hydrogen atom in the Lyman series, ठीक है। क्या बताना है, लोएस्ट एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, सबसे लोएस्ट क्या बतानी है, सबसे लोएस्ट। ध्यान से देखो, व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, लोएस्ट एनर्जी। अब लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे अगर लेवल बना लो, एनर्जी लेवल N1 N2 N3 N4, ठीक है। कोई भी लाइन जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फाइनली कहाँ जाए, अपनी ग्राउंड स्टेट, एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट नहीं, एनर्जी लेवल 1 पे आ जाए, मतलब एनर्जी लेवल 1 पे, या तो वो N2 से N1 पे आ जाए, N3 से N1 पे, N4 से N1 पे, जरूरी नहीं है एक साथ ही आए, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। मतलब फाइनली वो कहाँ आ जाए, फाइनली वो रीच करना चाहिए किस पर, N1 पर, ठीक है। तो इसने क्या बोला है, लोएस्ट एनर्जी, क्या बोला है, लोएस्ट, व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी। अब व्हाट इज द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय द हाइड्रोजन एटम इन द लाइमन सीरीज, ठीक है। अब एनर्जी इसने लोएस्ट बोली है, क्या बोली है, मैंने बताया था एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा के, किसके होती है, लैम्डा के। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है मुझे, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, इसका रिलेशन आपको पता होगा 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, RH रिड्सबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, Z 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर, ठीक है। ये रिलेशन होगा। लोएस्ट एनर्जी चाहिए तो मतलब मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। भाई लोएस्ट एनर्जी मुझे कहाँ देखने को मिलेगी, लोएस्ट एनर्जी गैप N4 से N1 में, N2 से N1 में, N2 से N1 में। तो N2 की वैल्यू यहाँ पे क्या, तो देखो 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू RH, Z किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात कर रहा है, 1 मान लूंगा, ठीक है। फाइनली कहाँ जाना है, 1 का स्क्वायर 1 पे। अब इसने क्या बोला, एनर्जी गैप सबसे कम होना चाहिए, तो कहाँ से आना चाहिए, N2 से, मतलब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 1 बाय लैम्डा RH 1 माइनस 1 बाय 4, कितना आ गया 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा कितना आ गया, RH 3 बाय 4, लैम्डा बता सकते हो, 4 बाय 3 RH, लैम्डा आ गया। एनर्जी पूछी है, लैम्डा आ गया, एनर्जी पूछी है, रिलेशन बताओ क्या है, एनर्जी इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, वैल्यू पुट कर दो HC, ठीक है, HC बाय लैम्डा, ठीक है, 4 3 RH। तो कोई अब ऐसा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 RH HC बाय 4, देखना सी ऑप्शन, कौन सा,
सी ऑप्शन है, ठीक है, सी ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन। क्या बोला है इसने? इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने खाली एनर्जी वर्ड यूज करा है, तो हम इसे क्या मानेंगे? टोटल एनर्जी। देन फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब क्या बतानी है हमें? काइनेटिक एनर्जी। ध्यान से देखो क्या होता है, मैं रिलेशन बता देता हूं। एनर्जी हम कैसे निकालते हैं? देखो, एक होती है हमारे तीन एनर्जी है, कौन सी? टोटल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तुमने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात करते हैं तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? Q1 Q2 बाय आर, डिस्टेंस, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आर है, ठीक है, ये दो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एटम की। तो ये क्या होगा इसका? न्यूक्लियस, और ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। अब जो क्या होगा? चार्ज होगा किसके अंदर? जो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? सेम होता है। जो न्यूक्लियस के अंदर होगा वो एक प्रोटॉन नहीं होगा, दो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, या एक भी हो सकता है। तो हम जस्ट एक नंबर मान लेते हैं, Z है, एक का चार्ज E मान लिया, तो Z का चार्ज E, तो न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज इतना आ गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना आ गया। तो दो चार्ज पता लग गया मुझे। Q1 कितना आ गया? ZE मान लिया। Q2 कितना आ गया? Q2 कितना आ गया? E, ठीक है। तो यहां से मैं बता सकता हूं, यहां पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? KZE इंटू में E डिवाइडेड बाय R, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी एनर्जी होती है? अट्रैक्टिव। कैसी होती है? अट्रैक्टिव। इसलिए हम जो यहाँ पर जो साइन लगाते हैं वो नेगेटिव का लगाते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो फाइनली मैं पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, बता देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया KZE² बाय R, ठीक है। कैसे? नेगेटिव में, नेगेटिव साइन के साथ, याद रखना। अब डायरेक्ट याद रखना है किसका? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? ध्यान देखो, KZE² बाय 2R, क्या होगा? 2R विद पॉजिटिव साइन। क्या आएगा? पॉजिटिव साइन रहेगा, ध्यान रखना, इसलिए लगा दिया जानबूझ के, ठीक है। और टोटल एनर्जी क्या होगा? मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा, बस साइन बदल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। क्या रहेगा? माइनस का KZE² बाय 2R, ठीक है, देख लेना, ठीक है, पता लग गया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है? KZE² बाय 2R विद नेगेटिव साइन, ठीक है, क्लियर है। टोटल एनर्जी। अब देखो इन्होंने क्या दिया है? टोटल एनर्जी, ठीक है, और क्या दिया है इसने? पूछा क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो बता देता हूं, जो क्या होती है? टोटल एनर्जी होती है। टोटल एनर्जी क्या होती है? नेगेटिव होती है, किसका? काइनेटिक एनर्जी का। टोटल एनर्जी की वैल्यू किसमें दे रखी है? माइनस में। तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? बराबर होता है विद अपोजिट साइन। यहाँ पे साइन कौन सा है? टोटल एनर्जी में माइनस का होता है ना, हाँ, और काइनेटिक एनर्जी में यही साइन किसका होता है? प्लस का। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी पूछिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 65 क्वेश्चन, ध्यान से देखो। एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। ध्यान से देखो, दोबारा बता रहा हूं, मैंने बार बार एक ही रेफरेंस से समझा रहा हूं। एनर्जी लेवल N1 N2 N3 N4, अलग अलग क्या है हमारे? अलग अलग क्या है हमारे? शेल है। ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियस है, मान के चलो, ये क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ पे यहाँ पे ये वाला पास में, ये दूर है, ये और दूर, ये और दूर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? जब हम कैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे तो एनर्जी क्या कह रहा है? एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, ये बताना है। इंक्रीज, डिक्रीज, या बराबर रहेगी, या फिर नन ऑफ दिस। देखो, अब मैंने बताया था एनर्जी लास्ट में फाइनली इनफाइनाइट पे जाकर क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? जीरो। क्या हो जाएगी? और यहाँ पे क्या रहेगी? -13.6, -13.6 कितनी रहेगी? -13.6। अब यहाँ से जाते जाते एनर्जी बढ़ रही है घट रही है? ये बताओ मुझे। अरे -13.6 ज्यादा होगा या फिर जीरो ज्यादा होगा?
माइनस में इसलिए वैल्यू कम होगी और ये जीरो है इसलिए वैल्यू ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे हम क्या जाते रहेंगे न्यूक्लियस से दूर, वैसे वैसे हमारे क्या बढ़ते रहेगी, जो एनर्जी है, जो हमारी जो टोटल एनर्जी वो क्या रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी -13.6 से 0 तक। ठीक है, इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, आगे देखो। अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट। आसान है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। इसने बोर्स ने क्या कहा था, फिफ्थ किसकी बात कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर बताया था, एन एच बाय 2 पाई। क्या बोला था इसने, एन एच बाय 2 पाई। एन की वैल्यू दे रखी है फिफ्थ ऑर्बिट, डायरेक्ट पुट करनी है, कितनी 5h बाय 2 पाई, कैंसिल करोगे 2.5h बाय पाई। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो, if the radius of the hydrogen atom is 53 picometer, the radius of the helium is closest to। आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट बस। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर नोट एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रोम में। आर नोट की वैल्यू क्या है 0.53 एन स्क्वायर जेड। ठीक है, अब देखो कंपेयर करना है किसका, हाइड्रोजन और हीलियम का। अब देखो R1 मान लेता हूँ एक को मैं, R2 मान लेता हूँ। ठीक है, अब R1 की अगर मैं बात करूँ तो कितना आएगा 0.53। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू दोनों की क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 53, द रेडियस ऑफ द, ठीक है, n की वैल्यू क्या है, बराबर मान लेते हैं। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1, R2 की बात करते हैं। ठीक है, R2 क्या है 0.53 n स्क्वायर, एटॉमिक नंबर हीलियम का 2। ठीक है, R1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 53। तो R1 बाय R2 को मैं लिख सकता हूं, सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, 0.53 n स्क्वायर बाय 1, 0.53 n स्क्वायर बाय 2। ठीक है, R1 बाय R2 इज इक्वल टू 2। R2 की वैल्यू निकालनी है, R2 की, R1 बाय 2। R1 की वैल्यू बताओ मुझे कितनी दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है ना 53 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, अराउंड 26 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अराउंड 27। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्लेनर एंड स्फेरिकल नोड इन 4f ऑर्बिटल आर रेस्पेक्टिवली। अच्छा क्वेश्चन है, मैं नोड्स के बारे में बताता हूँ थोड़ा, देखना क्या कहते हैं। स्फेरिकल नोड, क्या स्फेरिकल, क्या बोलेंगे स्फेरिकल, या फिर रेडियल नोड। क्या कहे, रेडियल नोड। एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा मैं, फॉर्मूला बताता हूँ। स्फेरिकल या रेडियल नोड कहे तो फिर क्या कहेंगे, इसका फॉर्मूला होगा n-l-1। क्या होगा, n-l-1। या फिर कहे एंगुलर नोड, क्या कहे एंगुलर नोड, क्या कहे एंगुलर नोड। ठीक है, या फिर क्या कहते प्लेनर नोड, क्या कहते प्लेनर टर्म भी यूज कर सकता है। ठीक है, या फिर एक और टर्म यूज कर सकता है, मैं बता देता हूं क्या कर सकता है, नॉन स्फेरिकल। क्या कर सकता है, नॉन स्फेरिकल नोड। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे L। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसने बात करी किसकी 4f ऑर्बिटल, किसकी 4f की। L की वैल्यू बता देता हूं मैं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 4, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी कितनी होती है बता देता हूँ। L की वैल्यू S P D F कितनी कितनी होती है बता देता हूँ। S के लिए 0, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ठीक है, अब देखो क्या बताना है मुझे, पहले कौन सा बताना है, स्फेरिकल या प्लेनर, प्लेनर। क्या बताना है, प्लेनर। प्लेनर के लिए फॉर्मूला L, L की वैल्यू किसके लिए, F के लिए। F देखो कहाँ है, F की वैल्यू 3 होती है, तो इसका क्या आ जाएगा 3, किसका आ जाएगा प्लेनर का क्या आ जाएगा 3। ठीक है, 3 देखो पहले, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। ठीक है, अब ये भी निकाल लेते हैं स्फेरिकल वाला। स्फेरिकल वाले के फॉर्मूला बताया था n की वैल्यू 4, L की वैल्यू 3 -1 कितना आ गया 0। ऑप्शन मैच कर, डी आंसर है। ठीक है, आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 70 क्वेश्चन पे।
शेप ऑफ द ऑर्बिटल विद द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 0। शेप बतानी है, ठीक है, क्या बतानी है, शेप बतानी है। आसान क्वेश्चन है। कैसे, अभी मैंने बताया था L की वैल्यू देखो, L की वैल्यू किसके लिए, S के लिए, S P D F, S के लिए 1 सॉरी 0, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। ये सब थ्योरी का पार्ट है, ठीक है, हर सारी चीज थ्योरी में दी गई है। बात किसी कर रहा है, L इजिकल टू 2, मतलब डी ऑर्बिटल की बात कर रहा है। किसकी बात कर दी इसने, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के लिए अब M इजिकल टू 0 का मतलब देखो, डी ऑर्बिटल में क्या होती है, डी ऑर्बिटल में, अब ध्यान से देखना, जो डी किसकी बात कर रहा है, डी सबशेल की। अब डी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल होती है, 5। कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से देखो, जो कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। अगर तुम्हें M इजिकल टू 0 का मतलब पता होगा तो देखो M का मतलब क्या है, मैग्नेटिक, क्या होता है, क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो M की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, M की वैल्यू -L2 प्लस L तक लाई करती है। L की वैल्यू कितनी है, 2, -2 से लेकर +2 तक लाई करेगी। इसका मतलब इसके बीच में सारी वैल्यू आएगी, मतलब -2 -1 0 +1 +2, कितनी पॉसिबल है, 5 वैल्यू। बट इसने स्पेसिफिक किसके बारे में बात करी है, एक ऑर्बिटल। M इजिकल टू 0 का मतलब है सिर्फ इसने किसके बारे में बात करी, एक ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल की शेप किस तरह की पॉसिबल है, स्फेरिकल नहीं, S के लिए होती है नहीं, ये भी नहीं है, स्क्वायर प्लेनर भी, ट्रायंगुलर नहीं, डबल डम्बल, ठीक है। कैसी होती है, डबल डम्बल। कैसी होती है देख लो, बताया तो मैं, ये होती है डबल डम्बल, ठीक है, डी के लिए, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव पीरियडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, आसान क्वेश्चन है। मेंडलीव क्या है, पहले मेंडलीव आया था, उसके बाद मॉडर्न पीरियडिक टेबल आई थी। मेंडलीव वाली एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी और मॉडर्न एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक वेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्लॉट स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे एमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर लेड टू द सजेशन ऑफ विच लॉ और रूल, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इसका आंसर मैं बता देता हूं, डायरेक्ट याद रखना है। क्या रखना है, डायरेक्ट याद रखना है, ज्यादा इसकी ना ग्राफ की नीड है और ना ही इसकी इक्वेशन याद रखनी, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, थ्योरी एज ए थ्योरी ट्रीट करना है, ठीक है। और डायरेक्ट याद रखना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। अब इक्वेशन व सिग्निफिकेंस है नहीं कोई बताने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहां तक हो गया, 72 73। एलिमेंट हुज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वेरीज फ्रॉम ns2 to ns2 np1 to ns2 np6। सिंपल क्वेश्चन है। आप जनरल कन्फिगरेशन दे रखी है किसकी, पी ब्लॉक की, किसकी दे रखी है, पी ब्लॉक की। आगे बढ़ते हैं। 14 एलिमेंट कलेक्टिवली प्लेस्ड इन ग्रुप 3 एंड 7th पीरियड आर कॉल्ड। अब देखो क्या है ये, आंसर बताता हूँ डायरेक्ट, एक्टिनोइड्स। कैसे, ध्यान से देखो, ये बोल रहे 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट या तो लेंथेनॉइड्स में आते हैं या फिर इन्होंने स्पेसिफाई करा है ना ग्रुप को, ग्रुप बता दिया और उस ग्रुप में 14 एलिमेंट है। या कौन कौन से, या तो लेंथेनाइड या फिर एक्टिनोइड्स। कौन से होते हैं, या तो लेंथेनाइड्स आते हैं फिर एक्टिनोइड्स। अब एक्टिनोइड्स का पता कैसे चला हमें, ध्यान से देखो, इसने बोला 7th पीरियड। जो लेंथेनाइड्स होते हैं, जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रुप तो थर्ड फिक्स है, क्या है, थर्ड क्या है, ग्रुप तो फिक्स है, ग्रुप तो थर्ड रहेगा, ठीक है। बट पीरियड कौन सा हो जाएगा, 6th पीरियड हो जाएगा। बट यहां पे क्या दिया हुआ है, 7th पीरियड एक्टिनाइड, ठीक है। ग्रुप 18 एलिमेंट आर बेस्ट कॉल्ड, ठीक है। अब देखो ये बोला ग्रुप 18 से समझ गए तुम कौन सा ग्रुप है। अब यहां कंफ्यूजन रहती है दो चीजों में, इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस में। बट इसने पूछा बेस्ट कोल्ड, तो हम बेस्ट क्या कह सकते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओनली लिक्विड नॉन मेटल प्रेजेंट इन पीरियडिक टेबल। भाई भावनाओं में मत बह जाना, मरकरी मत मार देना, भाई ये क्या है, मेटल है। इसने क्या बोला है, नॉन मेटल, ठीक है। फ्लोरीन गैस है, ये क्या है, ये गैस है। क्लोरीन भी गैस है। ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है, ठीक है। जो ये है क्लोरीन क्या है, या येलो ग्रीन गैस है, ठीक है। और सिर्फ एक ही लिक्विड है, ये वाला ब्रोमीन इस ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए हम? 77। द एलिमेंट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर। राइट साइड बोल रहा है, लेफ्ट साइड तुम्हें पता है कौन? लेफ्ट साइड क्या है? हमारे अल्कलाइन मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है। अल्कलीन मेटल या अल्कलीन अर्थ मेटल्स है ग्रुप 1 2 में। ये क्या बोल रहा है? राइट साइड। राइट साइड का मतलब समझ गए किसकी बात कर रहा है? पी ब्लॉक की बात कर रहा है। अब पी ब्लॉक की बात कर रहा है तो मोस्टली उसमें क्या है? नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स भी हैं बट मोस्टली क्या है उसमें? नॉन मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, इनने राइट साइड बोली, स्पेसिफाई नहीं करी, तो हम पी ब्लॉक मान के चलेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा, मेटलॉइड्स भी है बट ज्यादा क्या है? नॉन मेटल्स, इसलिए हम ऑप्शन टिक करेंगे नॉन मेटल्स, ठीक है। 77 हो गया। 70 द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द पी इलेक्ट्रॉन। मैं ऑर्डर बता देता हूं क्या होता है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। सबसे ज्यादा एक शील्ड बना के रखते हैं। क्या बना के रखते हैं? शील्ड बना के रखते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं, मतलब कि एस का मतलब है जो न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो अट्रैक्ट करता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। बट एस वाले जो क्या होते हैं, जो एस क्या है, जो एस है ये क्या करते हैं? यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन काफी पास होते हैं, तो क्या करते हैं? एक शील्ड की तरह काम करते हैं। किसको? अट्रैक्ट नहीं करने देते बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को। बट यहाँ पर ये जो सबसे जो ये सब शेल हैं, ये क्या होती है? काफी बड़ी बड़ी होती हैं, तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं? ये शील्ड नहीं बना पाते। ये क्या नहीं बना पाते? एक स्क्रीनिंग नहीं बना पाते, ठीक है। तो ऑर्डर ये है, अब देख लो। द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, नहीं, गलत। इससे ज्यादा होता है? नहीं, कम होता है। सेम होता है? नहीं, लेस देन पी। लेस देन है ना, कम है ना पी से। आगे which of the following set contain a pair of elements that do not belong to the same group but show chemical resemblance। ये कह रहा है जो बिलोंग ना करे, डू नॉट बिलोंग टू द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप के भी नहीं है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। बोरोन, एल्युमिनियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम। बोरोन और एल्युमिनियम एक ग्रुप के हैं, आंसर नहीं है, ठीक है। जिरकोनियम और होफमियम ये भी नहीं है, पोटेशियम और रुबिडियम ये भी नहीं है, एक ही ग्रुप के हैं, सिर्फ अलग ग्रुप के ही हैं। डायरेक्ट आंसर तो आ रहा है बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं ऐसा क्यों है। ध्यान से देखो, सुनो। लिथियम, ठीक है, सोडियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्युमिनियम। इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है, इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है। इस प्रॉपर्टी की मैच करने को कहते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। क्या कहते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। इसका मतलब बताता हूं। इन दोनों का लगभग आयोनिक या एटॉमिक रेडियल लगभग सेम है। क्या है? आयोनिक या एटॉमिक रेडियल लगभग क्या है? सेम है। लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्या है? लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। क्या है? लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डायगोनल रिलेशनशिप में क्या है? लगभग सिमिलर क्या है? आयोनिक या फिर एटॉमिक रेडियाई है, ठीक है। लगभग सिमिलर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और लगभग सेम ही, लगभग सिमिलर ही क्या है? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर ऑलमोस्ट सिमिलर क्या है? पोलराइजिंग पावर। क्या है? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब बता देता हूं। कैटायन और एनायन। क्या? कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन, देखो ध्यान से देखो। कैटायन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। कैटायन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। और एनायन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब जो कैटायन है, अब पॉजिटिव चार्ज ये क्षमता रखता है कि नेगेटिव जो एनायन है उसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सके, खींच सके, ठीक है। तो इसके एनायन के नेगेटिव चार्ज क्लाउड को खींचने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? पोलराइजिंग पावर, ठीक है। लिख देता हूं, पोलराइजिंग पावर। एबिलिटी। क्या? ability of cation to attract इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कह सकते हो, फिर डेंसिटी कह सकते हो।
डेंसिटी ऑफ एन आयन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए इसका आंसर? डायगोनल सिस्टम बता दिया, याद रखना लिथियम और मैग्नीशियम के बीच भी है। ठीक है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस ऑफ द आयंस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? अच्छा, देखो अब करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई ऑफ आयंस, बड़ी कंफ्यूजन होती है, बच्चे क्या करते हैं, अब मोस्टली हम क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे देख लेते हैं हम, अच्छा -2 जो एनायन होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है, और न्यूट्रल जो न्यूट्रल एटम होते हैं उनका इनके बीच में आता है। बट यहाँ पर भी ऐसा देख के नहीं मारना, आप ध्यान से देखना, क्योंकि वो चीज तब काम करती है जब क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं सारी। कैसे? जब सारी स्पीशीज क्या होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। अब यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है सबके? नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? S2 माइनस और O2 माइनस में बराबर इलेक्ट्रॉन है? नहीं। तो अब इसका साइज देखते हैं हम, अब एक रफ ले लेते हैं। देखो ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, सल्फर इसके नीचे, फ्लोरीन यहाँ, ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन आएगा और यहाँ पे ब्रोमीन आएगा। तो अब शेल किस में जाता है ये बताओ? ऑब्वियस ही बात है, किसमें? ब्रोमीन में। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा? ब्रोमीन का। ठीक है, इसके बाद किसका होना चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग? और इसके फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, सल्फर, सल्फर का। किसका होना चाहिए? सल्फर का, क्योंकि सल्फर का साइज इन दोनों से ही क्या है, बड़ा है। अब फिर देखो, अब इन दोनों में से किसका, अब ये क्या इन पे बराबर इलेक्ट्रॉन है? ठीक है, ये अब आ गई ये दोनों स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। O2 माइनस बड़ा होगा, F माइनस बड़ा होगा? O2 माइनस बड़ा होगा, O2 माइनस बड़ा होगा। कैसे? इस पर क्या है, ये क्या है, एनायन है जिस पर क्या है, ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इसका साइज बड़ा होगा O2 माइनस। तो कौन सा ऑप्शन मैच करा? सबसे बड़ा Br माइनस, फिर S2 माइनस, O2 माइनस और F माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट्टी तक हो गए, 81। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, किसकी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये आयनाइजेशन एंथैल्पी बताता हूं, इसका ऑर्डर में बताता हूं तुम्हारा क्या होता है। सबसे आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है किसी गैसियस एटम से, किसी गैसियस एटम में, कैसी स्टेट में रहना चाहिए? गैस स्टेट में। किसी गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी खर्च होगी उसे क्या कहेंगे हम? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ध्यान से देखो, सबसे अब जानते हैं ना, एक मैं ऑर्डर लिखवा देता हूं, जो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में क्या आ जाए? P6। क्या आ जाए? P6। जैसे नोबल गैसेस, जैसे नोबल गैसेस बता देता हूं, जैसे कि 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6, जैसे नियोन। अब इसके P6 आ गया तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे मुश्किल से इसमें से निकलेगा। ठीक है, फिर आएगा P5। अब यहां पर देखना, यहां पर थोड़ा चेंज है, P3 आगे आ जाएगा किससे? P4 से, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो जाती है। क्या होती है? ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से यहां पर क्या मिल जाती है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। फिर क्या आएगा? P2। क्या आएगा? P2 आएगा। अब देखो, अब यहां पर दोबारा से एक चीज नोटिस करने वाली है, P1 की जगह S2 ज्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा? S2 ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहां पर देखना, यहां पर, ठीक है, P अब क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्या? S2 एज कंपेयर टू P1 से, S2 P1 से। ठीक है, अब देख लो फ्लोरीन क्या है। फ्लोरीन की बात करूं तो पहला ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है तुम्हारा P4। क्या है? P4 है। कार्बन क्या है? P2। नाइट्रोजन क्या है? P3। फ्लोरीन क्या है? P5। सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की। ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, फ्लोरीन आएगा। P3 P4 में ज्यादा किसकी होगी? P3 की। आंसर सी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 will form a compound of highest ionic character with the element having configuration। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, ये कौन सा एलिमेंट है? ये है क्लोरीन। ये सबसे ज्यादा अच्छा आयनिक, मतलब कि विल फॉर्म ए कंपाउंड ऑफ हाईएस्ट आयनिक कैरेक्टर। सबसे तगड़ा आयनिक बॉन्ड किसके साथ बना सकता है? ध्यान से देखना। अब इस पे 6 है। क्या है?
P6, तो ये क्या होगा, ये क्या होगी, नोबल गैस हो गई, ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगी। आए अब क्लोरीन को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए, फिर कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो उसे क्या दे, इलेक्ट्रॉन दे। अब ये तो नहीं हो सकता, ये तो इसे इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, किसकी, या S1 बचा और S1, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये तुम देख रहे होंगे एलिमेंट छोटा है, क्या है, छोटा है, और ये एलिमेंट क्या है, बड़ा है, ये दोनों एलिमेंट बड़े हैं। तो कोई बड़ा एलिमेंट ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, छोटा एलिमेंट, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा एलिमेंट ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये भी नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इसके वो देखूं आर्गन और एक ये पोटेशियम है, क्या है ये, पोटेशियम, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखूं तो ये क्या है, कॉपर, क्या है ये, कॉपर। तो कॉपर जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, फिर पोटेशियम, भाई अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सबसे ज्यादा जल्दी क्या देंगे, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। अल्कलाइन मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सबसे जल्दी क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और अच्छा खासा एक आयोनिक कैरेक्टर शो करते हैं, अच्छा खासा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो पोटेशियम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन और एक और 19, ठीक है। कॉपर इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा एज कंपेयर टू, हालांकि दोनों मेटल्स है बट अल्कलाइन मेटल्स जल्दी देंगे, ठीक है, एज ए ट्रांजिशन मेटल। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को लेने में एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ी, ऐसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन को देने में एनर्जी हमें कितनी लगी। अब ध्यान से देखना, अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो चला गया बिना एनर्जी, हमने एनर्जी इतनी नहीं देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन, बल्कि एनर्जी रिलीज हुई है, आसानी से किसी भी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। अगर वो क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ी है, आसानी से उस एलिमेंट ने वो इलेक्ट्रॉन नहीं लिया। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑलवेज जीरो, किसकी बात कर रहा है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, क्या बन गया, O माइनस। अब O माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन डालते हैं, चलो अब क्या बन जाएगा, O2 माइनस। नहीं, इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देनी, इस इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। हम ये समझते हैं कि जो ऑक्सीजन है इसकी जो ये है वो क्या था, ऑक्सीजन क्या होता है, P4, क्या है, P4, इसकी कन्फिगरेशन यही है ना, P4। अब एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या हो गया, P5। अब P5 के बाद एक और ले ले तो इसकी स्टेबिलिटी तो बढ़ जाएगी P6, बट इसको डोमिनेट कर जाती है जो रिपल्शन वाली चीज है, क्या है, यहां पर एक बहुत तगड़ा रिपल्शन होगा, क्या होगा, रिपल्शन। तो एनर्जी हमें बहुत ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी, इस वजह से हम क्या कहते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, करेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का उल्टा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब वो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से लेना है, एफिनिटी मतलब देखते हैं। अब ऑर्डर देखते हैं, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। ध्यान से देखना, कौन कौन से एलिमेंट है, लाइन से लगा लेते हैं। नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन आएगा यहाँ पे, क्लोरीन, हालांकि फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं देखते। अब बताओ फ्लोरीन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, क्लोरीन, मोस्टली बच्चे कहेंगे फ्लोरीन, बट नहीं, फ्लोरीन का साइज छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से लेना नहीं चाहेगा। कौन लेना चाहेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, कौन लेना चाहेगा, क्लोरीन। अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट से राइट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अगर मैं ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर करूं तो कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा, सल्फर, ऑक्सीजन का साइज छोटा है क्योंकि। तो देखो क्लोरीन सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लोरीन सबसे ज्यादा। तो सल्फर ज्यादा आगे नहीं, बराबर है, नहीं, नाइट्रोजन के बराबर नहीं, नाइट्रोजन आगे आ ही नहीं सकता। क्लोरीन सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर सल्फर, देन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एन एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एन एटम विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है वो क्या होगा, उसका साइज बड़ा होगा, नहीं,
बड़े साइज वाले एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी ज्यादा नहीं हो सकती। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना। जैसे कि सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, उससे कम होती है ऑक्सीजन की, सबसे कम नाइट्रोजन की। तो ये तीनों ही क्या है, सेकंड ग्रुप के छोटे साइज के एलिमेंट है। तो बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, अभी इस पर रुकता है, अभी बताता हूँ, देखो अभी समझाता हूँ। लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब उसे इलेक्ट्रॉन कम चाहिए, एफिनिटी उसकी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हम आसानी से निकाल सकते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लो का मतलब है आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो तुम्हें पता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटे एलिमेंट होने चाहिए, तो बड़ा लार्ज ऑफ साइज कट गया। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका मतलब क्या, उसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, उसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से ना निकाल पाए। हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है हमें बहुत ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी उसका अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है। जैसे फ्लोरीन है, साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं देगा, तो इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, बहुत हाई है। क्या है, बहुत हाई है, ठीक है। एफिनिटी क्या है इलेक्ट्रॉन की, क्लोरीन के कंपेरिजन में कम है, बट बहुत कम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पेयर ऑफ एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आसान क्वेश्चन है। क्या बताने हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं शायद। देखो इसमें कितने हैं, अभी इस प्रोटॉन में से पूरा पूरा क्या कर, न्यूक्लियन को माइनस कर दो, ठीक है। जो भी मास नंबर है, एटॉमिक मास है, उसको माइनस कर दो। यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 12, तो ये नहीं है, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या लग रहा है तुम्हें, देखो इसमें क्या आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी 12 आ रहा है और यहाँ पे भी 12 आ रहा है, आंसर सी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कहाँ तो हो गए। द आयन या मॉलिक्यूल डेट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सीओ, मतलब सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो इन चार ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन ऐसा देखो जितने सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, सीओ में कितने 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन है, कितने 14। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, 14 इलेक्ट्रॉन हो। कार्बन में 6, नाइट्रोजन में 7 और एक इलेक्ट्रॉन और हो गया, कितने हो गए 14, ठीक है। 7 और 7 14, तो हो गया ना, बराबर इलेक्ट्रॉन है दोनों में। ऑप्शन नंबर ए। 88 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नॉट करेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में क्या बतानी है, गलत स्टेटमेंट बतानी है। अब ध्यान से देख लो। इंफ्रारेड रेडिएशन हैव लार्जर वेवलेंथ देन कॉस्मिक, मैं तुम्हें वो बताता हूँ, वो बताता हूँ क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सीक्वेंस बताता हूँ। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, विजिबल, ठीक है, इंफ्रारेड, कौन सी हो गई इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, रफ, ठीक है। थोड़ा रफ बता दिया मैंने। कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, ठीक है, और ये क्या होंगे, रेडियो वेव्स हो गए, ठीक है। अब ये बोला इंफ्रारेड रेडिएशन हैव लार्जर वेवलेंथ देन कॉस्मिक, अब ये इंफ्रारेड है और ये क्या कॉस्मिक। अब ध्यान से देखो, एक चीज नोट कर लो, यहां से यहां तक जाने पे क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगी, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। इसने क्या बोला, इंफ्रारेड रेडिएशन की ज्यादा वेवलेंथ होती है कॉस्मिक से, बिल्कुल ठीक है। इंफ्रारेड की ज्यादा वेवलेंथ है ना, हाँ, इंफ्रारेड रेडिएशन की क्या है, ज्यादा वेवलेंथ है, ये स्टेटमेंट ठीक है। मुझे क्या बतानी है, नॉट करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव इज लेस देन दैट ऑफ द अल्ट्रावायलेट, फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी कम है या फिर अल्ट्रावायलेट की, किसकी, अल्ट्रावायलेट की। मैंने बताया यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है, तो क्या सही बोला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव कम है ना, हाँ बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। एक्सरे हैव लार्जर वेव नंबर देन माइक्रोवेव, एक्सरे का क्या है, वेव नंबर ज्यादा है। अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन वाली बात नहीं, वेव नंबर में बता चुका हूं, वेव नंबर होता है 1/λ, क्या होता है 1/λ। इसको फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लैम्डा के। तो देखो क्या थर्ड ऑप्शन में था ना, एक्सरे हैव लार्जर वेव नंबर देन माइक्रोवेव,
अब जैसे फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस में मानते हैं हम, एक्सरे हैव लार्जर फ्रीक्वेंसी देन माइक्रोवेव। क्या एक्सरे की ज्यादा फ्रीक्वेंसी, आप ध्यान से देखना, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फिर माइक्रोवेव की? तो ये तो गलत लग रहा है मुझे, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, और माइक्रोवेव की क्या है, ज्यादा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक रेफरेंस मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जैसे वेरी करती है लैम्डा के साथ, ऐसे ही वेव नंबर। द वेलोसिटी ऑफ द एक्सरे इज मोर देन डेट ऑफ माइक्रोवेव। क्या बताना, एक सेकेंड। एक्सरे हैव लार्जर वेव नंबर ज्यादा है, तो वेव नंबर मतलब वेव नंबर ज्यादा है। वेव नंबर क्या होता है, 1 by लैम्डा। वेव नंबर क्या होता है, 1 by लैम्डा। ठीक है, तो एक्सरे का क्या है, हैव लार्जर वेव नंबर देन माइक्रोवेव। क्या एक्सरे का वेव नंबर क्या है, ज्यादा है या फिर कम है माइक्रोवेव से? ये देखते हैं एक बार, दोबारा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। द वेलोसिटी ऑफ द एक्सरे इज मोर देन दैट ऑफ माइक्रोवेव्स। क्या वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है एक्सरे की, ज्यादा है या माइक्रोवेव से? तुम बताओ, ज्यादा है या नहीं है? मेरे हिसाब से स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इसका मतलब एक बार सी स्टेटमेंट हम क्या पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक्सरे हैव लार्जर वेव नंबर देन द माइक्रोवेव्स। अब देख लेते हैं वेव नंबर। वेव नंबर मैंने क्या बताया, लैम्डा के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1 by लैम्डा। ठीक है, तो एक्सरे का क्या है, ज्यादा है। क्या है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है माइक्रोवेव्स की? यही देखो, मैंने बताया इन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और वेव नंबर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेव नंबर ना कह के फ्रीक्वेंसी मानता हूं। एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बड़ी है माइक्रोवेव से, एक्सरे की यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी घटेगी, यहां से यहां तक फ्रीक्वेंसी घटेगी, तो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो वेव नंबर भी इसका ज्यादा है। माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी कम है, वेव नंबर भी कम है। क्या स्टेटमेंट सही है? एक्सरे की ज्यादा है, वेव नंबर किससे, माइक्रोवेव से, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट है। ठीक है, ध्यान से देखना, अच्छी स्टेटमेंट थी, कंफ्यूजन हो ही जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। अब मैं फोर्थ स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, वेलोसिटी ईएम वेव्स की किसी भी मीडियम में इक्वल होती है। किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक पर्टिकुलर मीडियम में सबकी बराबर होगी, इन सब की वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। यहां पे गलत क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एक्सरे इज मोर देन, सबसे ज्यादा एक्सरे की वेलोसिटी होगी, नहीं, सबकी क्या होगी, बराबर होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किसी मीडियम में बराबर होती है। ठीक है, सेम मीडियम में सबकी बराबर होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है, नॉट करेक्ट पूछा था, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। आगे बढ़ते हैं 89 पे। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स अपॉन। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर यूनिट टाइम किस पे डिपेंड करते हैं, कितने नंबर। देखो, हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे ये प्लेट है, यहां पर हमने क्या डाला, हमने यहाँ फोटोन पार्टिकल डाले, क्या डाले, यहाँ पे क्या डाले, फोटोन, हमने फोटोन डाले। ठीक है, फोटोन डाले, जितने ज्यादा फोटोन हम डालेंगे उतने ही ज्यादा क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ठीक है, अब एक टर्म समझाता हूं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैसे, मान के चलो एक एरिया है ये, ठीक है, इसमें मेरे क्या है, फोटोन पार्टिकल में स्ट्राइक कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, फोटोन पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम में मैं क्या कर रहा हूं, फोटोन से क्या कर रहा हूं, स्ट्राइक कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स पहले 10 कर रहा था, क्या कर रहा था, 10 फोटोन एक पर्टिकुलर एरिया में मैं स्ट्राइक कर रहा था या फिर डाल रहा था, तो फिर मैंने 10 की जगह क्या कर दिया, 100 फोटोन्स स्ट्राइक करने शुरू कर दिए। तो इसका मतलब है मैंने एक एरिया तो फिक्स रखा और टाइम भी फिक्स रखा, बट नंबर ऑफ फोटोन्स क्या कर दिए मैंने, इंक्रीज कर दिए। तो इसे क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। मतलब मैंने जो फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम में, उनकी अगर मैंने संख्या बढ़ा दी, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी एमिट ज्यादा करेंगे। तो क्या डिपेंड करा, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करेंगे इंटेंसिटी पर। किस पे डिपेंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है। अब तुम बोलोगे एनर्जी, क्या, एनर्जी से कुछ नहीं होगा। एनर्जी एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम पे, एनर्जी अगर तुम डालोगे एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, एक फिक्स एरिया पर, किस पर, फिक्स एरिया पर एक पर्टिकुलर टाइम में अगर तुम
एनर्जी के साथ नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ाओगे तो तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी पे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पेक्ट्रल सीरीज इज इनकरेक्ट, क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, देखते हैं। पास्चन सीरीज अपीयर्स इन द इंफ्रारेड रीजन, गलत है, मैं बताता हूं। लाइमन बाल्मर पास्चन, लाइमन बाल्मर पास्चन। ठीक है, पास्चन और ब्रैकेट। इलेक्ट्रॉन बड़े लेवल से लेकर फाइनली कहां जाएगा, n से लेकर कहां जाएगा, n इज इक्वल टू 1 पे आएगा। फाइनली कहां आएगा, n इज इक्वल टू 1 पे। ये n से लेकर फाइनली कहां जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पे आएगा। ये n से लेकर कहां जाएगा, n इज इक्वल टू 3 पे आएगा, n इज इक्वल टू 4 पे आएगा। ठीक है, ये लाई करता है कहां पर, अल्ट्रा वोयलेट, कहां, अल्ट्रा वोयलेट रीजन में। बाल्मर विजिबल में, कहां पर, विजिबल में। पास्चन इंफ्रारेड, कहां पर, इंफ्रारेड। और ब्रैकेट भी इंफ्रारेड। ठीक है, आगे देखते हैं। पास्चन सीरीज अपीयर्स इन द इंफ्रारेड, क्या सही बोल रहा है, ठीक है। मुझे क्या बताना है, इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट सही है गलत है, सही है। पास्चन कहां है, इंफ्रारेड। ठीक है, अगली देख लेते, पहले छोटे ऑप्शन देख लेते हैं। द लाइंस ऑफ द लाइमन सीरीज अपीयर्स इन द विजिबल, लाइमन कहां है, अल्ट्रा वायलेट। इनने क्या बोला, विजिबल, गलत है। ठीक है, ये गलत है। अगला देखो, ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू फोर्थ एनर्जी लेवल प्रोड्यूस ब्रैकेट सीरीज विच फॉल्स इन द इंफ्रारेड। पहले देखो ब्रैकेट कहां आ रही है, इंफ्रारेड में आ रही है, ब्रैकेट कहां है, इंफ्रारेड में। और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन है वहां कहां गिर रहा है, फोर्थ एनर्जी लेवल पर। मैं बता चुका हूं कहां पे गिर रहा है, फोर्थ एनर्जी लेवल पर। ठीक है, फोर्थ एनर्जी लेवल पर, बिल्कुल ये भी क्या है, करेक्ट है। पहली देख लेते हैं, थोड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी इसलिए मैंने बाद में पढ़ी। ठीक है, ऐसी करे करो क्वेश्चन, पहले छोटी पढ़ लिया। द लाइन इन द बाल्मर सीरीज कोरस्पोंड्स टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल हायर देन n इज इक्वल टू एनर्जी। अब देखो मैं समझाता हूं क्या कह रही है लाइन। द लाइन इन द बाल्मर सीरीज कोरस्पोंड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल हायर देन n इज इक्वल टू। जो बाल्मर में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है, क्या वो n इज इक्वल टू 2 से ज्यादा पे होता है, n इज इक्वल टू, देखो इसका मतलब क्या है, बाल्मर में n इज इक्वल टू 3, एनर्जी लेवल 3 से लेकर फाइनली कहां है, एनर्जी लेवल 2 पे। एनर्जी लेवल 4 से भी आ सकता है, 2 पे, कहीं से भी हो, लेकिन हमेशा 2 से क्या रहेगा, हायर। इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी लेवल 2 से ज्यादा से ही आएगा। ट्रांजिशन कहां होगी, हमेशा एनर्जी लेवल 2 से ज्यादा पे ही होगी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। बस हमारी इनकरेक्ट कौन सी थी, ये लाइमन वाली, सी ऑप्शन करेक्ट है। The ratio of potential energy and total energy of the electron in the both orbit of the hydrogen like species, किसका रेशियो बताना है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। ये मैं बता चुका हूं। देखो इसका आंसर ये रहेगा, कैसे, ध्यान से देखो। मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के जेड ई स्क्वायर बाय आर, कैसे, माइनस टोटल एनर्जी माइनस में ही के जेड ई स्क्वायर बाय 2r। ठीक है, पूछा है पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। ठीक है, ऑफ द, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब डिवाइड कर लो, रेशियो पूछा है, आंसर आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब 92 पे आ गए। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद द अनसर्टेनिटी इन, क्या दे रखा है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम which has equal to इतना, uncertainty momentum दे रखा है, uncertainty in electron velocity। ठीक है, the measurement of the electron position is associated with an uncertainty in the momentum which is equal to 10 की पावर माइनस 18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। the uncertainty in किसमें, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी में। ठीक है, क्या बताना है, अनसर्टेनिटी किसमें बतानी है, वेलोसिटी में। किसमें बतानी है, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई। ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, क्या है ये, अनसर्टेनिटी
इन पोजीशन, ठीक है। और ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, किसमें, क्लियर है। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा पी, या तो बराबर हो सकता है या फिर उससे ग्रेटर हो सकता है, किससे, एच बाय 4 पाई से। अब क्या कह दे रखा है, द मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद एन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विच इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ग्राम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी इज, ठीक है। अब देखो क्या वेलोसिटी दे रखी है, क्या दे रखी है, वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब एक बार देखते हैं, हाँ, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ। तो देखो हमें इसमें क्या लगता है, सुनो, अब ये फॉर्मूला होता है किसका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब लेकिन बट देखो तुम्हें गिवन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख तुमने क्या दे रखा है, अनसर्टेनिटी दे रखी है किसमें, मोमेंटम में, किसमें, मोमेंटम में। देखो किसमें दे रखी है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁻18, कितनी दे रखी है, 10⁻⁻18। पूछी किसमें है, वेलोसिटी में, यूनिट से भी देख सकते हो वेलोसिटी में, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट से चेक, यूनिट जरूर देख लिया करो एक बार, ठीक है। अब पूछी किसमें, अब मुझे पता है मोमेंटम क्या होता है, m डेल्टा v हो जाएगा, डेल्टा p इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा की लगा रहे हैं हम अनसर्टेनिटी, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, डेल्टा p की वैल्यू पता है कितनी है, 10⁻⁻18, मास गिवन है पता है कितना, 9 इंटू 10⁻⁻28 इज इक्वल टू डेल्टा v। तो डेल्टा v कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये ऊपर गया 10⁻10 और बटे बाय 9, ठीक है, समथिंग अबाउट कितना आ जाएगा, 10⁻9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 92 तक हो गए, 93। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम डिपेंड्स अपॉन, देखो दो चीज है, इनने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाई करा है, तो ध्यान से देखना, अगर ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाई ना करता तो दो चांस। अगर हम हाइड्रोजन स्पीशीज की बात करें, किसकी, हाइड्रोजन की, अगर मैं जैसे कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करूं, हाइड्रोजन लाइक एटम जिसमें कि क्या होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करूं, ठीक है, जिसमें कि क्या है, एक ही प्रोटॉन है। अब देखो इसकी बात करूं तो जैसे 1s 2s, ठीक है, 2p, ठीक है, और ठीक है, अब जैसे कि इनकी बात करता हूं, तो अब ये होता है जो हमारा होता है, ये क्या है हमारा, n है, ये क्या है, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये चीज क्या बता रही है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रही है, n क्या है, ये प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रही है, ठीक है, n, ठीक है। अब ध्यान से ये क्या स्पेसिफाई करेगा मुझे, l की वैल्यू क्या बताएगा, l की वैल्यू मैं बता चुका हूं, l की वैल्यू s p d f के लिए क्या क्या होती है, 0 1 2 3, क्या होती है, 0 1 2 3 होती है। अब ध्यान से देखना, अगर हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात है तो खाली क्या देखेंगे हम, n की वैल्यू, मतलब कि n की वैल्यू, मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी, दोनों की बराबर, 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक ना होगे बहुत सारे हैं, तो हम क्या देखेंगे, दोनों को देखेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी और एजीमुथल क्वांटम नंबर को भी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। उसमें देखें, ध्यान से देखो, मैं बता देता हूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं जैसे अभी मैंने हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करी थी कि 2s की एनर्जी ज्यादा होगी 2p की, तो मैंने बताया कि क्या होगी, बराबर होगी, क्या होगी, एनर्जी बराबर होगी। ऐसी मैं रैंडम ले लेता हूं, जैसे कि मैं ले लेता हूं 3d, क्या ले लेता हूं, और 4s, 3d और 4s ले लेता हूं, ठीक है। एक ले लिया मैंने 3d और 4s, ठीक है, और दूसरा क्या ले लिया मैंने, 3d और 2p ले लिया। अब किसकी होगी ज्यादा, 3। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एनर्जी, n और l को जोड़कर, ठीक है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू d के लिए 2, कितना आ गया 5, n की वैल्यू 2, p की वैल्यू l के लिए, l की वैल्यू p के लिए 1, कितना आ गया 3, एनर्जी ज्यादा इसकी हो गई। 3d और 4s में देखते हैं, ठीक है, 3d और 4s में क्या होगा, 3 प्लस 2 l, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। यहाँ पे देखते हैं 4 प्लस 4 प्लस
0, तो अब किसकी हो गई, अब भी किसकी हो गई ज़्यादा, 3d की ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो दोनों मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में दोनों क्वांटम नंबर को देखेंगे, n और l को दोनों, और अगर हाइड्रोजन लाइक एटम आ जाए तो सिर्फ किसको देखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। आगे देखते हैं। द फिगर गिवन बिलो इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप। ठीक है, शेप बना देता हूं, एक बार बना के दिखा देता हूं सबकी। पहले बताओ कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 ऑर्बिटल है डी सब शेल के, कौन कौन से, एक है डी एक्स वाई, एक है डी वाई जेड, एक है डी जेड एक्स, एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, देखो एक्सिस कौन सी लूंगा, एक्स और वाई, एक्स और वाई एक्सिस पर नहीं, एक्स और वाई एक्सिस पर नहीं आएंगे ये ऑर्बिटल्स। ये डबल डम्बल शेप के जो क्या है, जो शेप है इस ऑर्बिटल की, ये कैसी होगी, ये क्वाड्रेंट्स में लाई करेगी, एक्सिस पर लाई नहीं करेगी। ध्यान से देखना, ऐसी वाई जेड देखो, वाई और जेड, वाई और जेड, एक्सिस पर लाई ना करके एक्सिस के बीच में लाई करेगी, ऐसी जेड एक्स, ऐसे ही जेड और एक्स होगा। ठीक है, ऐसे, समझ गए। और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसा होगा, एक्सिस पर लाई करेगा, ये किस पर लाई करेगा, एक्सिस पर। और ये जेड स्क्वायर, इसे जानते हो तुम, डोनट शेप होगी, कैसी होगी, डोनट शेप, शेप कुछ ऐसे कहते हैं। ठीक है, तो कैसा दिख रहा है ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा, कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा, देखो। ठीक है, आंसर करेक्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ states that the properties of the element are a periodic function of their। मेंडलीव मतलब कौन सी, पुरानी बात कर रहा है पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, मॉडर्न नहीं, इन्हें मेंडलीव बोला है, तो एटॉमिक वेट कह लो, एटॉमिक मास कह लो, उस पर वो वन फंक्शन था, और मॉडर्न का क्या था, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो एटॉमिक मास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट m has an atomic mass 19 and atomic number 9, its ion is represented। काफी आसान क्वेश्चन है। एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है, फ्लोरीन का। किसका होता है, फ्लोरीन का। किसका हो जाएगा, फ्लोरीन। अब कह रहा है आयन की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉन लेता है F माइनस, तो क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M माइनस। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, the IUPAC name of the element with atomic number 109। 1 को क्या बोलेंगे, 0 को क्या बोलेंगे, 9 को क्या बोलेंगे, पहले ये पता रहना चाहिए। ठीक है, पता है। अब 1 को बोलेंगे अन, क्या बोलेंगे अन, 0 को बोलेंगे नील, और 9 को बोलेंगे एन, ई डबल एन, याद रखना। तो क्या आ जाएगा, यू, अब डिनोट करना है यू एन और ई। ठीक है, यू एन और ई कहाँ है, पी हटो, नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। विच आयन हैज द लार्जेस्ट रेडियस, लार्जेस्ट रेडियस बतानी है। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। अब ध्यान देखो, देखो सेलेनियम, रुबिडियम, सेलेनियम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, रुबिडियम। अब ध्यान से देखो, लार्जेस्ट बताना है तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन तो वैसे ही कट गया, क्योंकि सेलेनियम और रुबिडियम उससे ज्यादा है। अब मैं बताता हूँ सेलेनियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 34 इलेक्ट्रॉन होते हैं लमसम। कितने होते हैं, 34 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसमें कितने होते हैं, 37 इलेक्ट्रॉन राउंड होते हैं। ठीक है, 37, हाँ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ो, कितना हो गया, 36। इसमें कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 36। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर इलेक्ट्रॉन रखने वाली स्पीशीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को हम कैसे देखते हैं, जिसके पास ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जो एनायन होगा उसका साइज बड़ा होगा, तो ये कैटायन है, ये एनायन है, तो लार्जेस्ट साइज इसका होगा। ठीक है, इन अ गिवन शेल द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं बता चुका हूं, SPDF। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following order regarding ionization energy is correct? आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। इसमें जल्दबाजी में बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी वापस से मैं बता चुका हूं। क्या मैंने ऑर्डर लिखवाया था, कौन सा ऑर्डर लिखवाया था, देखो ये इसकी इलेक्ट्रॉन जनरल, इसकी कन्फिगरेशन क्या है, F की P5, ऑक्सीजन की P4, नाइट्रोजन की P3। तो P5 पहले आना चाहिए, फिर यहाँ पर चेंज था P3, फिर P4। सबसे आगे क्या आना चाहिए, सबसे ज्यादा क्या आना चाहिए, फ्लोरीन। फ्लोरीन ज्यादा, यहाँ कम है, ऑप्शन गलत है।
तो यहाँ भी कम है, यहाँ ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन आना चाहिए नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है तो ये गलत हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज्यादा है और ऑक्सीजन से ही ज्यादा फ्लोरीन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो इसी के साथ हमारा जो टेस्ट का केमिस्ट्री डिस्कशन था वो एंड होता है, ठीक है।